आठवीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की विज्ञान के पेपर में आज का अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके इसमें से पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप जो अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके जो 4 नंबर है जो अच्छे से तैयार हैं। कुछ नहीं करना है, केवल आपको वहाँ पर मिलान करना है। आपके एक प्रश्न मिलान करने वाला 100% पूछा जाएगा। तो इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आप जो परीक्षा में ये मिलान करने वाला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आप जो अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर पेपर में ही दे रखा है, आपको केवल मिलान करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। तो आपको इनमें से कौन कौन से प्रश्न ऐसे तैयार करने, मिलान करने वाले जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आपको जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी करवाते हैं, जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछा ही जाने वाला है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो कम से कम तो आपके 4 नंबर पक्के होंगे। साथ ही आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे तो लगभग 8-10 नंबर का जो मैटर है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। साथ ही आपको बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है, PDF है, वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। और 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप जो उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं। 8वीं बोर्ड परीक्षा की जो टेस्ट है वो आप ऐप पर फ्री में दे सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज़रूर से देख लेना। अब आपका ये वीडियो शुरू करते हैं। और मिलान करने वाला क्वेश्चन आपके जो पूछा जाएगा वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसमें आपको केवल वहाँ पे जो दे रखा है उत्तर से मिलान करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें हम देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है ये। नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग बताए गए हैं। सारणी जो समूह 1 है उसका समूह 2 के साथ में सही मिलान करना है। एक तरफ में पेट्रोलियम के संघटक, पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है उनके नाम दे रखा है। फिर इनके सामने दे रखा है इनका उपयोग, कि कौन से संघटक का क्या उपयोग है, फिर आपको इनसे मिलान करना है। तो देखो, पेट्रोलियम के संघटक में एक तो द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसको हम क्या कहते हैं, LPG। एक डीजल है, एक पैराफिन मोम है, एक आपके बिटुमेन है। तो इनका आपको उपयोग बताना है कि इनका उपयोग किसका किस में होता है। तो सबसे पहला है LPG। तो आप सभी को पता होगा LPG हम सभी के घरों में सिलेंडर भरा होता है, चाहे वो आपका इंडियन का हो, भारत गैस का हो, या फिर किसी और कंपनी का हो। तो उसमें जो गैस भरी होती है वो LPG गैस ही होती है। घर में जो गैस सिलेंडर है उसमें LPG गैस भरी होती हैं। और इसका जो उपयोग है LPG का वो अपने घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका हम मिलान कैसे करेंगे LPG का घरों में ईंधन के रूप में। तो सड़क एवं पेंट्स निर्माण में, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो इसका जो हम मिलान करेंगे, पहले का हम मिलान करेंगे C के साथ में, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल। तो डीजल आपने देखा होगा जो जितने भी भारी वाहन होते हैं, और या फिर आपने देखा होगा जो डीजे के जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर, उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। वो भारी वाहन के मोटर में या फिर आपके वाहनों में, विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका हम भरेंगे डीजल से डीजे, याद रख लेना। ये डीजल जो होता है वो डीजे की जो गाड़ी होती है उसमें डीजल भरा जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डीजल। भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित्र में, यानी कि जनरेटर में भी डीजल का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम है, इसका उपयोग मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन निर्माण में किया जाता है। तो इसको मिलान करेंगे B के साथ में। फिर बाकी बच रहा है आपके बिटुमिन। देखो, पहले तो कोल तार का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल कोल तार की जगह पे बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है सड़क के निर्माण में। रोड बनाने में जो डामर होता है, जिसको हम डामर कहते हैं, उसमें ये काला गाढ़ा द्रव होता है कोल तार, उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब इसके स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो बिटुमिन का उपयोग पेंट्स में और सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इसको हम मिलान करेंगे बिटुमिन का सड़क निर्माण से। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। तो इसको मिलान करने का तरीका आप ये भी बना सकते हैं कि पहले में क्या है, तो पहले में C है, दूसरे में क्या है, तो दूसरे में D है, तीसरा किसके साथ में मिलेगा, तीसरा B के साथ में, और चौथे किसके साथ में है, A के साथ में। तो मिलान करने का एक तरीका आप ये भी इसमें बता सकते हैं कि किस में क्या सही है, कौन सा किसके साथ में मिलान हो रहा है। तो एक क्वेश्चन तो आपकी ये पक्का तैयार है, इसमें से आपकी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब आपका और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये दे रखा है, नीचे सारणी दे रखी है, इसको मिलान करना है। इसमें क्या क्या दे रखा है,
कोयला है, कोक है, कोल तार है और पेट्रोलियम है। इनका प्रकृति देखिए ये कैसा दिखते हैं। काला गाढ़ा द्रव है, सरंध्र काला है, गहरे रंग का तेलीय द्रव है और पत्थर जैसा कठोर है। तो इसमें से जो पत्थर जैसा कठोर है वो आपको पता होगा क्या होता है, कोयला, कोक, कोल तार या पेट्रोलियम। तो ये जो होता है कोयला वो पत्थर जैसा कठोर होता है, तो पहले को मिलान करेंगे डी के साथ में। फिर दूसरा है कोक। कोक क्या होता है, कोक एक सरंध्र उसमें छेद होते हैं, वो काला होता है कोक, कोयले का ही एक प्रकार है ये। और कोल तार क्या है, कोल तार एक काला गाढ़ा द्रव होता है, तो इसको कोल तार में लिखेंगे काला गाढ़ा द्रव। और इसकी जो गंध होती है वो अप्रिय गंध वाला होता है, ये अप्रिय गंध वाला होता है। फिर है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का एक तेलीय द्रव होता है और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, याद रखना है, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। वैसे काला सोना अफीम को भी कहा जाता है, अफीम को भी काला सोना ही कहते हैं। इसके अलावा आप इन दोनों को याद रखना, पेट्रोलियम और अफीम, इन दोनों को काला सोना कहा जाता है। आपको पूछे कि हरा सोना किसे कहते हैं, तो हरा सोना बांस को कहा जाता है, हरा सोना बांस को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को, कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। पीला सोना किसे कहते हैं, तो पीला सोना सरसों को कहा जाता है। कुछ ये इंपॉर्टेंट है, वो आप आगे आपके काम आएंगे, ज़रूर इनको देखना। तो इस प्रकार से आपको ये मिलान करके याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें आपको मिलान करके बताना है। एक तरफ समूह 1, एक तरफ समूह 2, इनको आपके यहाँ पे मिलान करना है। लंदन, पेंसिल्वेनिया, असम और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इनका आपके समूह 2 के साथ में प्राकृतिक गैस है, प्रथम तेल का कुआं है, पेट्रोलियम और कोयला गैस है, इनके साथ में इसको मिलान। तो इसमें हम मिलान करेंगे लंदन। सबसे पहले लंदन, या लंदन से पहले आप पेंसिल्वेनिया को मिलान कर सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में क्या है, जो पेंसिल्वेनिया है ये प्रथम तेल का कुआं है, तो इसमें हम लिखेंगे पेंसिल्वेनिया, ये अमेरिका में प्रथम तेल का कुआं है। नेक्स्ट है असम, नेक्स्ट है असम। तो असम में क्या है, असम पेट्रोलियम से संबंधित है। और प्राकृतिक गैस जो है वो आपके किससे मिलेगी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से। और लंदन से हम मिलान करेंगे इसको कोयला गैस। तो इस प्रकार से आपको ये मिलान करके लिख लेना है। अगला प्रश्न ये है कि समूह 1 को वही समूह 2 से मिलान करना है। तो वनोन्मूलन है, सूखा है, पुनर्वनरोपण है और मरुस्थलीकरण है। तो इनको आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके साथ में मिलान करना है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को समाप्त करना, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को समाप्त करना, तो ये इससे मिलान हो जाएगा। सूखा जो है ये आपके वर्षा की दर में जो कमी हो जाती है, वर्षा कमी हो जाती है, उसको हम सूखा कहते हैं। और पुनर्वनरोपण, इनके नाम से पता चल रहा है वनों को वापस रोपा जा रहा है, तो नए वृक्षों को रोपण करना पुनर्वनरोपण कहलाता है। मरुस्थलीकरण क्या है, उर्वर भूमि का मरुस्थल में बदलना मरुस्थलीकरण कहलाता है। अपने राजस्थान की जो पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान के जिले जिनको हम मारवाड़ कहते हैं, लगभग 12-13 जिले ऐसे हैं जिनमें रेगिस्तान है और रेत पाई जाती है। यहाँ पे रेगिस्तान है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेत पाई जाती है। तो ये यहाँ पर जो मरुस्थलीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले भी यहाँ पे कई समय पहले यहाँ पे 38 सागर के अवशेष मिले, यानी कि पहले यहाँ पे समुद्र था, फिर धीरे धीरे वो सूख गया और वहाँ पर जो धीरे धीरे अब ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और हम एक छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए कि जब भी हमारा कोई घर में जो शुभ अवसर हो, अच्छा कार्य हमारे घर में होता हो, या फिर हम जैसे हम बर्थडे मनाते हैं अपना, जो अगर आप बर्थडे मनाते हैं तो अगर आप जो केक वगैरह काटते हैं तो ठीक है, अपने जो भी इच्छा अनुसार काटें, लेकिन अगर आप अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाएंगे, अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल अगले बर्थडे तक करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा अपनी प्रकृति के लिए। और वही पौधा आपको जो जीवन भर जो छाया देगा, वह अच्छी शुद्ध हवा देगा और कई सारे पक्षियों का और कई सारे जीव जंतुओं का ये आश्रय स्थल भी बनता है। तो हम एक छोटा काम ये कर सकते हैं कि हमारा जब भी बर्थडे आता है उस दिन
हम संकल्प लें कि हम एक पौधा लगाएंगे और उस पौधे की हम साल भर देखभाल भी करेंगे, उसका पानी वगैरह भी पिलाएंगे, उसके बाड़ भी लगाएंगे, ताकि उसको बाकी जो जब तक ये साल 2 साल में बड़ा नहीं हो जाता है तब तक इसकी देखभाल करनी है। फिर तो ये अपने आप अपनी देखभाल कर लेगा, अपने आप जो पानी की जो कमी है उसको पूरा कर लेगा। तो देखें आप में से कौन कौन इस काम को करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाएगा। बस आपको एक पौधा लगाना है और अगले बर्थडे तक उसकी जो देखभाल आपको करनी है। कौन कौन ये काम करेगा, अपने जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपका बर्थडे कब आता है ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको आपके बर्थडे पर जो ज़रूर विश करूँगा। तो ये काम आपको करना है, कौन कौन करेगा जैसे कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला प्रश्न, इसमें भी आपको मिलान ही करना है। प्रवासी पक्षी हैं, संकटात्मक स्पीसीज है, विलुप्त स्पीसीज है और विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। प्रवासी पक्षी वे होते हैं जो दूसरे देशों से अपने देश में आते हैं। जैसे अपने राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है, पहले यह अभ्यारण्य हुआ करता था, केवलादेव राष्ट्रीय गना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो वहाँ पर क्या है, साइबेरियन सारस जो रूस और साइबेरिया से वहाँ से आते हैं सारस, तो ये शीत ऋतु में अपने यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये विदेशी पक्षी हैं, विदेश से अपने देश में शीत ऋतु में आते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी इनकी बाहर से अपने देश में आते हैं, इनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। साइबेरियन सारस ये अपने सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे भरतपुर में। भरतपुर का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। संकट उत्पन्न स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है जो धीरे धीरे अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो समाप्त हो जाएगी, इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। विलुप्त स्पीसीज वो होती हैं जो इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डायनासोर, तो डायनासोर इस दुनिया में आपको दिखाई नहीं देता है, उसके कहीं कहीं अवशेष मिलते हैं, तो वो केवल उसके अवशेष ही बचे हैं। अब ये जो स्पीसीज वो दिखाई नहीं देती, ये विलुप्त हो चुकी हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं, जैसे जंगली आम हैं, भारतीय विशाल गिलहरी हैं। आपकी किताब में इस भारतीय विशाल गिलहरी का जो चित्र दे रखा है वहाँ पर इसका नाम दे रखा है, तो आपको बताना है कि इस भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, किशन, मिशन, विशन, किशन, मिशन, विशन और लिसन। इसमें से कौन सा इस भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, आपको मुझे कमेंट करके बताना। ये आपकी किताब में जो फोटो दे रखा है उसमें इसका जो नाम वहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है अपने भारतीय विशाल गिलहरी। इसके अलावा एक गिलहरी ऐसी भी है जो उड़ने वाली गिलहरी है, वो आपके जो सीता माता अभ्यारण्य है, अब भी प्रतापगढ़ जिले में आता है ये, और प्रतापगढ़ जिले में ये अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य, तो वहाँ पर ये उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। अब जैसे उड़ने वाली गिलहरी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में नहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, ये केवल अपने जो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है, आप में से कोई न कोई प्रतापगढ़ जिले से वीडियो देख रहा होगा, या फिर आप में से कोई न कोई सीता माता अभ्यारण्य घूमने गया होगा, तो वहाँ पर ज़रूर जो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। तो ये किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्षेत्रीय विशेष स्पीसीज कहते हैं। विलुप्त तो कौन सा होता है, जो गायब हो चुका है, डायनासोर जैसे दुनिया से गायब हो चुके हैं। संकटात्मक जैसे बाघ जो टाइगर है, इनकी संख्या धीरे धीरे जो कमी होती जा रही है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई, तो धीरे धीरे ये भी जो विलुप्त होने के उत्पन्न हो जाएंगे, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। आने वाले 15-20 या 25-30 वर्षों के बाद में आपको बाघ दिखाई नहीं देंगे। जैसे अपने राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी, वह भी संकटात्मक स्पीसीज है, उनकी भी संख्या धीरे धीरे गिरावट होती जा रही है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावण, तो गोडावण भी धीरे धीरे इनकी संख्या जो कमी होती जा रही है, ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। संकटात्मक स्पीसीज के रूप में इनको जानते हैं, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको इसमें से मिलान करना है कि कर्षण क्या होता है, लोटनी घर्षण क्या होता है, स्नेहक क्या होता है और स्थैतिक घर्षण क्या होता है, इनको आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो इसमें जो कर्षण है वो तो तरल के द्वारा लगाया गया जो घर्षण होता है उसको कर्षण कहा जाता है, तो हम ये मिलान करेंगे इसके साथ में। लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण क्या होता है, लुढ़कती हुई वस्तुओं के प्रति जो उत्पन्न घर्षण होता है उसको हम लोटनी घर्षण कहते हैं। और
स्नेहक क्या होता है? स्नेहक घर्षण को कम करने वाला पदार्थ होता है। जैसे आपने देखा हो ग्रेफाइट भी स्नेहक का काम करता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थिर वस्तु को गतिशील करने पर जो उत्पन्न घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ये आपको ए से मिलान करना है। नेक्स्ट है, अच्छा, घर्षण जो है वो आपका संपर्क बल के रूप में जाना जाता है। घर्षण बल जो है वो आपके संपर्क बल के रूप में जाना जाता है। उसको संपर्क करने पर ही जो घर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न आपकी मिलान करना है इसमें भी। सुचालक, हीन चालक, क्षारक विलयन, विद्युत लेपन। और विद्युत चालन का द्रव, टीन, वायु और तांबा। एक जैसे मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, अगर आप कहेंगे तो आपके एक तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, 4 नंबर का आपके रिक्त स्थान का पूछा जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिक्त स्थान वाले, वो इसी वीडियो की तरह मैं आपकी एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस वीडियो के लिए भी कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। मैंने पिछले मॉडल पेपर में पूछा था कि इस प्रकार मिलान करने वाला एक वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ, क्या बनाया जाए? तो आप सभी ने जो कमेंट किया था, तो इस कारण ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो एक तो रिक्त स्थान का 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, एक 4 नंबर का जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सत्य असत्य वाला। तो 2 वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम ये और बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि ट्रू फॉल्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिक्त स्थान वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर आपके लिए इसी प्रकार का और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड परीक्षा तक चैनल को सब्सक्राइब रखना है, ताकि आपका जो एक भी प्रश्न है जो मिस ना हो। अगर आप निरंतर मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा और उनको देखेंगे तो मेरी गारंटी आपकी जो 80 में से 80 नंबर आप जो अपनी परीक्षा में प्राप्त करेंगे, अपना जो पेपर होगा उसमें। और यहाँ से अगर आपके 20 में से 20 भेजे तो आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। और गणित और विज्ञान की तो मेरी आपको गारंटी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे तो निश्चित रूप से आपके जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मिलान करना है, तो हम मिलान कर लेते हैं इनको। जैसे सुचालक क्या होता है? सुचालक वो होता है जो अपने में से विद्युत को अच्छे से जाने देता है, जो चालक विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देता है, वो चालक कहलाता है। तो कौन कौन इसमें से जाने देता है? तो इसका सुचालक की बात करें तो ये, जैसे सबसे अधिक जो चालक धातु है वो चांदी है, फिर तांबा है, सोना है, ये सुचालक धातुएँ होती हैं। तो इसको मिलान करेंगे हम तांबे से। इसको किससे मिलान करेंगे? तांबे से। देखो सबसे अधिक जो चालक धातु है, सुचालक धातु, वो चांदी है, ठीक है। और तांबा भी चालक धातु है, एल्यूमिनियम भी चालक धातु है। आपने देखा होगा कि तांबे की तुलना में जो चांदी वो सब उससे ज़्यादा चालक धातु होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घरों में या फिर बाहर जो रोड के ऊपर जो लाइट लगी होती है उसमें तार जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के तार होते हैं, या फिर वो तांबे के तार अपने घरों में लगे होते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि इसकी चालकता तो चांदी की ज़्यादा होती है, लेकिन हम काम एल्यूमिनियम और तांबे को क्यों लेते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। हीन चालक यानी कि जो चालक का नहीं होता है, तो ये वायु जो है वो हीन चालक होती हैं, मतलब कुचालक होती हैं। क्षारक का विलयन, तो विद्युत चालन द्रव, इसके साथ में इसको मिलान करना है। नेक्स्ट है विद्युत लेपन, इसमें हम प्रयोग करेंगे टीन के ऊपर। टीन का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। टीन है, क्रोमियम, इस साइकिल का जो हैंडल है वो आपकी देखा होगा चमकीला होता है, वो क्रोमियम टीन के कारण होता है। तो ऐसे इनको आपको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके कोक, कोलतार, स्नेहक तेल, CNG, इनको आपको इनके साथ में मिलान करना है। तो कोक जो है इसका उपयोग किया जाता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कोलतार ये संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, इसके अलावा सड़क निर्माण में, छत निर्माण सामग्री में, फोटोग्राफिक सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। और CNG का जो उपयोग है वो ऊर्जा के उत्पादन में, परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल जो महानगरों में पेट्रोल की जगह पे जो CNG वाहनों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। देखो एक तो आपको CNG का पूरा नाम याद होना चाहिए। CNG का पूरा नाम क्या होता है? एक तो ये आपको याद होना चाहिए। एक आपको LPG का पूरा नाम अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आपको ये चीज़ें अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। एक आपकी किताब में नाम दे रखा है PCRA, ये पेट्रोलियम वाले पार्ट में दे रखा है, तो इसका भी आपको पूरा नाम मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये एक तो इसका पूरा नाम बताना है, एक LPG का भी पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है।
इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी किताब में हूबहू दे रखा है, आपको ये देखने को मिल जाएगा पहले पार्ट में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन 100% मिल जाएगा आपको इस प्रकार से। तो ज़रूर इसको जो आपको अच्छे से तैयार करना है। खरीफ की फसल क्या होती है? जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई महीने में बोई जाती है, यानी कि इसको जुलाई महीने में बोया जाता है और दीपावली के आसपास में यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में इसको काट ली जाती है। जैसे खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है? जैसे खरीफ में आपको याद रखना है खोदने वाली फसलें, जैसे मक्का है, कपास है, मक्का, कपास, इसके अलावा चावल दान, और इसके साथ में सोयाबीन, मूंगफली, जवार, बाजरा, ये सभी जो आपके मोठ, ये सभी फसलें ऐसी है जो खरीफ की फसल है, यानी कि बारिश की ऋतु में बोई जाती हैं और इनको दीपावली के आसपास में काट ली जाती है, इनकी अक्टूबर नवंबर महीने में इसको काट ली जाती हैं। तो खरीफ की फसल में हम क्या मिलान करेंगे? धान और मक्का के साथ में इसको मिलान करेंगे। रबी की फसल में ये अक्टूबर नवंबर महीने में बो दी जाती हैं और ये शीत की ऋतु में होती हैं, यानी कि सर्दी में होती है ये, और अभी जैसे फरवरी मार्च महीने में इसको काट ली जाती हैं। जैसे सरसों, गेहूँ, चना, मटर, ये सभी आपके खरीफ की ये रबी की फसलें हैं। देखो, दालों का राजा कहा जाता है चना को, याद रखना है, चने को दालों का राजा कहा जाता है। दालों का राजा किसे कहते हैं? तो चने को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, दालों का राजा चने को कहा जाता है। और इसके साथ में आपके सरसों याद रखनी है, तारा मीरा है, और भी जो फसलें इसके साथ में होती हैं वो सभी इसके साथ में लिख सकते हैं। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया है, सुपर फास्फेट, ये रासायनिक उर्वरक हैं। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट है, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष से जो बनता है उसको हम कार्बनिक खाद कहते हैं, जैविक खाद इसको हम कहते हैं। ठीक है। और मवेशियों का चारा जो है वो साइलेज होता है, ये साइलेज आपने पढ़ा होगा, साइलेज ये मक्के से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला जो है वो भी आपकी किताब का ही प्रश्न है ये, इसमें आपको यहाँ पे मिलान करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो निश्चित रूप से आपको जो पूरा फ़ायदा इस वीडियो का मिलने वाला है। आपकी परीक्षा में 100% ये प्रश्न यहाँ से छपने वाले हैं, तो इनको आप अच्छी प्रकार से वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो फ़ायदा मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके जीवाणु है। जीवाणु क्या है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। तो इनको आपको एक एक को मिलान करना है। देखो, राइजोबियम जो है वो जितनी भी दलहनी फसलें होती है, दाल वाली फसलें होती है, उनकी जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में ये पाया जाता है। ये राइजोबियम वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको प्राप्त करके उसको नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, जो कि उसको खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं पेड़ पौधे। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो दही किससे जमता है? लैक्टोबैसिलस से जमता है। यीस्ट एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। तो प्रोटोजोआ तो आपको याद होगा मलेरिया का रोग कारक होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण ये एक प्रोटोजोआ है, तो उसके कारण ये फैलता है। एक विषाणु, तो विषाणु जो है वो आपके एड्स का कारक होता है, एड्स का कारक एक विषाणु होता है। और फिर आपके जीवाणु, तो जीवाणु जो है वो आपके हैजा का कारक होता है। हैजा का जो कारक है वो जीवाणु विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण ये फैलता है। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण फैलता है। और यीस्ट का जो उपयोग है वो ब्रेड, तो यीस्ट का जो उपयोग है वो ब्रेड की बेकिंग में किया जाता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इसकी PDF में आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और इसमें जितने भी मैंने मिलान करने वाले क्वेश्चन बताए हैं उनको बार बार अगर आप देखेंगे तो आपकी जो परीक्षा में 8-10 नंबर सब बाकी विद्यार्थियों से ज़्यादा ही आएंगे। और मैंने जो आपको काम बताया अपने बर्थडे वाला वो कौन कौन करेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए सारे के सारे, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे रखे हैं मैंने, तो इसका लिंक वीडियो के नीचे सभी विषय के आपको मिल जाएंगे। टेस्ट ज़रूर देना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।